फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से विंटर्स के मौसम में। एक बहुत बड़ा शिप जमे हुए समुद्र के अंदर स्टक हो चुका था। कैप्टन हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो इस जहाज को और अपने सभी पैसेंजर्स को सेफली इस इलाके से निकाल दें, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। ऐसे ही बर्फानी तूफानी रात में इन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँचे तो उस आदमी ने कहा, प्लीज या तो मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे मार दो, मुझे तड़पने के लिए यहाँ मत छोड़ना। उसकी हालत पर रहम खाते हुए कैप्टन उसे अपनी शिप के अंदर ले आते हैं, पर ऐसा करते ही शिप के पास एक मॉन्स्टर आ गया जो एक्चुअली उस आदमी के पीछे पड़ा था और उसी से बचने के लिए वो हेल्प मांग रहा था। इस टाइम बस उस मॉन्स्टर के भयानक हाथ और लंबा फिगर दिखाया जाता है और आते ही ये मॉन्स्टर शिप के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। सभी उससे लड़ते हैं पर कोई जीत नहीं पाता। बुलेट्स का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। यह देखते हुए एक सोल्जर एक पावरफुल मिनी रॉकेट जैसी गन से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी नहीं मरता, बस शिप से नीचे गिर जाता है। उस गुस्से में आकर ये मॉन्स्टर अब शिप को जोर जोर से हिलाने लगा था, जिससे शिप के अंदर काफी तोड़फोड़ हो रही थी और इन लोगों की जान खतरे में भी पड़ रही थी। ये देखते हुए कैप्टन उस मॉन्स्टर के पास वाली बर्फ पर कोई पावरफुल चीज मारते हैं, जिससे आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उस ठंडे बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। इन लोगों को लगा कि वो मॉन्स्टर अब मर गया होगा, पर ऐसा नहीं था। खैर सुबह हो जाती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आते हैं जिसकी रात उन्होंने हेल्प की थी। वो पूछते हैं, आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा था? यह क्वेश्चन सुनते ही वह आदमी अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और सीन्स पास्ट में चले जाते हैं। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं, जिस टाइम वो 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और वो चाहते थे कि विक्टर भी एक साइंटिस्ट बने, एक अच्छा डॉक्टर बने। अपनी और अपने डैड की बहुत मेहनतों के बाद विक्टर साइंटिस्ट बन भी गया और वो भी बहुत छोटी उम्र में। लेकिन उनकी साइंस का कोई फायदा नहीं हुआ जब विक्टर ने देखा कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। वो अपने डैड पर गुस्सा हुआ। क्या फायदा है इस साइंस का जिसकी वजह से हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए? उसके डैड उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है और यहाँ से विक्टर की लाइफ का एक नया सफर शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वह कोई ऐसा तरीका जरूर निकालेगा जिससे वह मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकेगा। कोई ऐसा फॉर्मूला या टेक्निक ढूंढ ही लेगा जो उसके डैड को नहीं पता। सीन कट होकर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो मॉन्स्टर जो पानी के अंदर दबा हुआ था वो दोबारा उस पानी से निकल आता है। सरप्राइजिंगली इतने ठंडे पानी में रहने के बावजूद उसे एक छींक तक नहीं आई थी। उसे दिखाने के बाद सीन्स दोबारा पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ विक्टर अपनी स्टोरी सुना रहा था। विक्टर अपनी सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के तरीके ढूंढता रहा। सालों गुजर गए। जब विक्टर 30 साल का हुआ तो फाइनली उसने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इंसानों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसान को जिंदा करने का तरीका ढूंढ ही निकाला। अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर वह बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग में गया। वहाँ उसने सबको दिखाया कि उसने एक आधे इंसान को एक मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। यह देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि विक्टर गॉड को चैलेंज दे रहा है और खुद को गॉड समझ रहा है। वो विक्टर को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं और फौरन उसे यह एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं। पर विक्टर वो एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करता और अपने बनाए उस ह्यूमनॉइड की तरफ एक बॉल फेंकता है। वो ह्यूमनॉइड वो बॉल कैच भी कर लेता है और बोलता भी है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और विक्टर को वहाँ से जाने को कहते हैं। कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं था। विक्टर वहाँ से चला जाता है और उसका बनाया वो क्रीचर दर्द में तड़पता रहता है पीछे। कुछ लोगों ने तो उसकी रिसर्च से इसलिए मुंह मोड़ लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर विक्टर की रिसर्च के बारे में लोगों को पता चल गया तो फिर कोई भी इंसान मरेगा ही नहीं और ये दुनिया ज्यादा इंसानों से भर जाएगी। उदास विक्टर यहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बुलावा आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इस बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत था, बिजनेस बहुत था, पर उसकी अपनी लाइफ बहुत कम रह गई थी। वो सालों से कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके और अब विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर उसके अंदर भी होप जागी। वो बिजनेसमैन विक्टर से कहता है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो जो चीजें चाहिए
दुनिया के जिस भी कॉर्नर से चाहिए मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। तुम अपनी लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करो ताकि बाद में तुम मेरी जान बचा सको। विक्टर बहुत एक्साइटेड था। वो अपने भाई विलियम के घर जाता है उसे ये गुड न्यूज देने के लिए। उसका भाई भी खुश होता है। यहीं पर विक्टर की मुलाकात होती है एलिजाबेथ से, विलियम की वाइफ से, जो विक्टर को समझाती है कि साइंस और गॉड के दरमियान एक लाइन है। तुम साइंस के जरिए बस अपने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करना, कभी भी खुद को गॉड मत समझ लेना। खैर विक्टर अब बहुत दूर एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान ना पाए। उस हवेली को वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैब में बदल देता है और चांदी के 2 बड़े बड़े एंटेनास भी मंगवाता है। वो जानता था कि एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी और इतनी इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम कोई बना नहीं सकता था। इसीलिए उसने लाइटनिंग यानी आसमानी बिजली के इस्तेमाल का सोचा था। यह चांदी के एंटेनास लाइटनिंग को कलेक्ट करके उसके एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते और उसके बनाए इंसान को जिंदा कर देते। विलियम, उसकी वाइफ एलिजाबेथ, जो उस बड़े बिजनेसमैन की भतीजी भी थी, वो भी विक्टर का साथ देते थे। उन्होंने ही मिलकर विक्टर के साथ यह लैब कंप्लीट करवाई थी। लैब बनने के बाद विक्टर ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए पूरे इंसान को जिंदा करने के, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तब एलिजाबेथ ने उसे कहा, ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करो, अपने ऊपर ध्यान दो, जैसे तुम हो वैसा ही उसे बनाओ। विक्टर एलिजाबेथ की बात समझ गया और उसने अपना एक्सपेरिमेंट फ्रेश स्टार्ट किया। उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट्स ऑब्जर्व किए और अपने बनाए ह्यूमनॉइड को मूव करने के लिए स्केलेटन और मसल्स को कुछ वायर से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से वो हाथ पांव हिला सकता था, चल सकता था। उसने अपने क्रीचर के पूरे जिस्म में वायर्स बिछा दिए। स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद अब विक्टर को जरूरत थी उसके अंदर सारे ऑर्गन्स लगाने की। वो कहाँ से लाता? उन्हीं दिनों वॉर भी चल रही थी। वो वॉर के मैदान से बहुत सारी डेड बॉडीज उठाकर लाया और उन्हीं डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालते हुए उसने बिल्कुल उसी तरह अपने ह्यूमनॉइड के अंदर वो ऑर्गन्स फिट किए जैसे एक इंसान के अंदर होते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा भयानक था। विक्टर ने एक एक डेड बॉडी काटी सही ऑर्गन्स ढूंढने के लिए। इस ह्यूमनॉइड के अंदर उसने किसी की आँख तो किसी का नाक लगाया था। आखिर जब वो अपनी तरफ से इस पूरी बॉडी को कंप्लीट कर लेता है तो वो इसका नाम रखता है फ्रैंकेनस्टीन। इस बॉडी के दिल को वो एक पावर मशीन से कनेक्ट कर देता है जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए उसके दिल को जिंदा कर देती। बॉडी बनाने के बाद उसे बस इंतजार था तो एक थंडरस्टॉर्म का, जब लाइटनिंग उसके चांदी के एंटेनास पर गिरती और वो एंटेनास इस ह्यूमनॉइड को जिंदा कर देते। एक दिन ऐसे ही स्टॉर्म आ भी जाता है। विक्टर को लगता है कि आज उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसी दिन वो बिजनेसमैन भी विक्टर के पास आ जाता है। विक्टर उससे पूछता है, देखो आज एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तुम मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, मैं और क्या चाहूँगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे भी इस बॉडी की तरह ही जिंदा कर देना, और अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मेरा दिल और दिमाग इस बॉडी में डाल देना। ये सुनकर विक्टर कहता है, नहीं, मैं अपनी बॉडी के साथ और छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है। उसी फाइट में वो बिजनेसमैन नीचे गिरता है और मारा जाता है। लाइटनिंग भी उन टावर्स पर गिर जाती है, लेकिन विक्टर देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फ्रैंकेनस्टीन जिंदा नहीं हुआ था। विक्टर अब पूरी तरह टूट चुका था। सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। थक कर वो सो गया। सुबह जब उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फ्रैंकेनस्टीन चल सकता था, उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। बैंडेजेस में लिपटे उस क्रीचर को देखकर विक्टर खुद ही डर जाता है। उसकी चाल बहुत अजीब थी। जाहिर सी बात थी, वो एक नॉर्मल इंसान तो था नहीं। वायर से कनेक्टेड उस क्रीचर की चाल ऐसी ही होती। वैसे भी उसके जिस्म का हर हिस्सा किसी दूसरे इंसान का था। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ यह क्रीचर काफी क्रीपी दिख रहा था। विक्टर को खुद भी फ्रैंकेनस्टीन से काफी डर लगता था, इसीलिए उसने फ्रैंकेनस्टीन को एक सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। विक्टर ने नोटिस किया था कि इस बड़े क्रीचर का दिमाग बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी के जितना है। विक्टर अब उसे बोलना सिखाता है और सबसे पहले अपने ही नाम पर उसका नाम रखते हुए उसके सामने बोलता है, आई एम विक्टर। और फ्रैंकेनस्टीन भी बिल्कुल उसी स्टाइल में पर अपनी भयानक आवाज में बोलता है, आई एम विक्टर। हर गुजरते दिन के साथ विक्टर उसे नॉर्मल इंसानों वाली लाइफ सिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन विक्टर एक बात भूल गया कि मेंटली फ्रैंकेनस्टीन एक बच्चा है और उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा। कुछ दिन बाद विलियम अपनी वाइफ एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मिलने आते हैं। उनके आने पर विक्टर घबरा जाता है क्योंकि वो एलिजाबेथ के अंकल को मार चुका था। विक्टर अभी एलिजाबेथ से मिलता नहीं कि एलिजाबेथ को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वहाँ जब वो जाती है तो उसका सामना हो जाता है फ्रैंकेनस्टीन से। वो उसे देख
देखकर बहुत सरप्राइज थी और विक्टर की सक्सेस पर खुश भी थी। फ्रैंकेनस्टीन को देखकर वो कहती है, तुम तो बहुत बड़े हो, और फ्रैंकेनस्टीन उससे उसका नाम पूछता है। एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है। एलिजाबेथ भी अब फ्रैंकेनस्टीन को चीजें सिखाने लगती है। वो उसे 3 नाम बताती है, पानी, हवा और आग। विक्टर जब नोटिस करता है कि फ्रैंकेनस्टीन उसकी सिखाई बातें नहीं समझ रहा, बल्कि एलिजाबेथ की सिखाई बातें समझ रहा है, क्योंकि वो बच्चों के लेवल पर आकर उसे समझा रही है, तो उसे थोड़ी जलन सी फील होती है। इसी गुस्से में वो अपने भाई विलियम के पास आता है और कहता है, तुम फौरन एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाओ। जो क्रीचर मैंने बनाया है वो बहुत डेंजरस है। उसी ने एलिजाबेथ के अंकल को भी मारा है। वो विलियम को उस लाश भी दिखाता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो आज ही यहाँ से निकलो, और मैं इस क्रीचर को भी खत्म कर दूंगा। विलियम विक्टर की बात मानते हुए एलिजाबेथ को लेकर बाहर निकल जाता है, और उनके निकलते ही विक्टर पूरे महल में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। पूरा महल ब्लास्ट हो जाता है। विक्टर भी उड़कर बाहर निकलता है, पर उसकी लेग इतनी बैडली इंजर्ड हो गई थी कि बस कुछ वेन्स के साथ ही मुश्किल से अपनी बॉडी से जुड़ी थी। विक्टर की हालत देखते हुए विलियम परेशान हो जाता है और उसे भी अपने साथ शहर ले जाता है। यहाँ से सीन कट होकर मूवी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ फ्रैंकेनस्टीन पानी से सेफ निकल आया था और बदला लेने के लिए शिप के अंदर भी आ गया था। उसने शिप के कुछ हिस्सों में आग लगाना भी शुरू कर दी थी। अब कैप्टन खुद फ्रैंकेनस्टीन के सामने जाता है और पूछता है, क्या विक्टर ने जो स्टोरी सुनाई है वो सच है? क्या तुम रियली इतने डेंजरस हो? फ्रैंकेनस्टीन कहता है, नहीं, वो आधी सच्चाई है। मैंने किसी इंसान को कभी नहीं मारा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि मुझे विक्टर पर गुस्सा है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, उस चीज का जो उसने मेरे साथ किया। उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और बेसमेंट के रास्ते से होता हुआ बाहर निकल आया। वो रास्ता जंगलों में निकलता था और मैं जंगलों में कई सालों तक भटकता रहा। वो कहता है, विक्टर ने कभी यह भी नहीं सोचा कि मैं मेंटली एक बच्चा था। उस दुनिया में मैं कैसे जीता? मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। जानवर तक मुझे देखकर डर कर भाग जाते थे। मैं बहुत अलोन था। जंगल में कुछ हंटर्स उसे देखते तो फौरन अटैक करने लग जाते, क्योंकि वो उसे शैतान समझते थे। ऐसे ही एक बार कुछ हंटर्स ने उसे देखा, वो बच नहीं पाया और उन्होंने उसे गोलियां मार दी। अपनी जान बचाने के लिए वो भागते भागते एक घर के पास पहुंचा और उसमें छुप गया। जब होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे वुंड्स हील हो चुके थे। फ्रैंकेनस्टीन हैरानी से ये सब बता रहा था। वो कहता है, मैंने फिर उस घर में देखा। उस घर में काफी सारे लोग रहते थे, बड़े प्यार से। मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी भी ऐसी ही एक फैमिली होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं। फ्रैंकेनस्टीन देखता था कि एक ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर को कुछ पढ़ाया करता था। छुपकर वो सारी बातें समझता, उनकी लैंग्वेज सुनता, सीखता और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता। फ्रैंकेनस्टीन के दिल में भी ये उमंग जागी, वो भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। उसने इन लोगों की हेल्प करने का डिसाइड किया। कभी जंगल से ढेर सारी लकड़ियों के बंडल लाकर इनके पास रख देता, कभी हिरन का शिकार करके इन्हें दे देता। यह फैमिली हैरान होती, आखिर इनकी हेल्प कौन कर रहा है? तब ग्रैंडपा ये कहकर टाल देते, हो सकता है गॉड हमारी हेल्प कर रहे हों। कुछ टाइम बाद ये फैमिली घर छोड़कर शहर जाने का डिसाइड कर लेती है, पर इनके ग्रैंडपा यहीं रह जाते हैं। पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे, लेकिन सुन जरूर सकते थे, और वो हमेशा से यह जानते थे कि फ्रैंकेनस्टीन उनके घर में रह रहा है। वो उसे एक इंसान ही समझते थे और यह भी जानते थे कि हमेशा से फ्रैंकेनस्टीन ही उनकी हेल्प किया करता था। फैमिली के जाने के बाद फ्रैंकेनस्टीन उनके सामने आ जाता है और ओल्ड मैन उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। जितना अरसा फ्रैंकेनस्टीन उनके साथ रहा, ग्रैंडपा ने उसे इंसानों की तरह जीना सिखाया, पढ़ना सिखाया और इंसानों वाले सभी काम करना सिखाया। एक दिन फ्रैंकेनस्टीन सब कुछ सीख जाता है। ग्रैंडपा उससे बात करते हुए पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो? फ्रैंकेनस्टीन ये क्वेश्चन सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, तुम्हें कुछ तो याद होगा कि तुम आखिरी बार कहाँ थे? फ्रैंकेनस्टीन कहता है, हाँ, वो जगह मुझे याद है, मैं वहाँ जा सकता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा। उनकी बात मानते हुए फ्रैंकेनस्टीन उसी लैब के पास पहुँच जाता है जहाँ विक्टर ने उसे बनाया था। यहाँ पर उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और ये जानकर उसे हैरानी होती है कि वो पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बनाया गया था। यहीं से उसे विक्टर का एड्रेस भी मिलता है और वो डिसाइड करता है वो विक्टर के पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसी जैसा एक और क्रीचर बना दे जिसके साथ वो इस दुनिया में रह सके।
अपने बारे में जानने के बाद वो फौरन ग्रैंडपा के पास जाता है यह गुड न्यूज देने के लिए, पर वहाँ जाकर क्या देखता है कि वुल्व्स ने ग्रैंडपा पर अटैक कर दिया था और वो बिल्कुल मरने की हालत में थे। यह देखकर वो टूट गया। उसने ग्रैंडपा से कहा, आप मर नहीं सकते, आप ही तो इस दुनिया में मेरे अकेले साथी हैं। इसी बीच ओल्ड मैन के बेटे आ जाते हैं जो फ्रैंकेनस्टीन को एक मॉन्स्टर समझ लेते हैं और पीछे से उस पर शूट कर देते हैं। उनसे बचने के लिए फ्रैंकेनस्टीन भागता है। वो लोग इतनी गोलियां चलाते हैं कि आखिर वो गिर जाता है। उन्हें लगा वो मर गया, पर वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ था। अगले दिन जब होश आया तो ग्रैंडपा भी वहाँ नहीं थे, उनके बच्चे उन्हें ले गए थे। फ्रैंकेनस्टीन अब जानता था उसे क्या करना है। विक्टर का एड्रेस उसे मिल ही चुका था। सफर तय करते हुए जब वो विक्टर के पास पहुँचा तो उसने देखा विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो इस दर्द में जिंदगी गुजार रहा है और विक्टर एंजॉय कर रहा है। इस गुस्से में वो विक्टर पर अटैक करता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर भी उसे कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे भयानक क्रीचर को बनाया। मैं तो उस दिन से पछता रहा हूँ। फ्रैंकेनस्टीन कहता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, पर विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टीन के सामने आ जाती है और गोली खुद पर ले लेती है। फ्रैंकेनस्टीन एक बार दोबारा टूट गया था क्योंकि ग्रैंडपा और एलिजाबेथ ही थे जो उसे इंसान समझते थे। दुख में एलिजाबेथ को गोद में उठाए वो पार्टी से बाहर निकल जाता है। घर पर अपनी वाइफ के मरने की वजह से विलियम भी डीपली शॉक था। वो विक्टर से कहता है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। विक्टर माफी मांगता रहा, पर फिर भी विलियम उसे अपने घर से निकाल देता है। विक्टर को अब फ्रैंकेनस्टीन पर बहुत गुस्सा आ गया था कि उसकी वजह से उसके भाई की लाइफ बर्बाद हो गई। रिवेंज के लिए वो दोबारा फ्रैंकेनस्टीन को ढूंढते हुए उस तक पहुंचता है और गुस्से में उसकी नाक निकाल देता है। विक्टर उसे कहता है, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। फ्रैंकेनस्टीन कहता है, अच्छा, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझे ढूंढ लेना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। काफी सालों तक विक्टर भी फ्रैंकेनस्टीन का पीछा करता रहा, कई ऐसी चीजें लेकर जिनसे वो उसे मार सकता था। एक दिन फ्रैंकेनस्टीन खुद उसके सामने आ गया और कहा, आखिर क्या है तुम्हारे पास? लाओ, मैं खुद अपने आप को मारूंगा, लेकिन अगर मैं ना मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के हाथ में डायनामाइट यानी बॉम्ब पकड़ा देता है। फ्रैंकेनस्टीन ब्लास्ट हो जाता है, पर हमेशा की तरह मरता नहीं। कुछ टाइम बाद दोबारा जिंदा हो जाता है और उसके बाद से ही वो विक्टर के पीछे पड़ चुका था। जब वो विक्टर को टॉर्चर कर रहा था तभी विक्टर ने मदद के लिए कैप्टन और उसके लोगों को बुलाया था। यही वो सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। प्रेजेंट में फ्रैंकेनस्टीन ही कैप्टन और विक्टर को यह पूरी स्टोरी सुना रहा था। वो विक्टर से कहता है, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, दिल से आपको मारना भी नहीं चाहता था। बस शुरू में मैं इतना ही चाहता था कि आपको ढूंढूं और कहूं, मेरे जैसा एक और बना दो जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकूं। ये सुनकर विक्टर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो फ्रैंकेनस्टीन से माफी मांगता है, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जिसे मैंने खुद बनाया था। विक्टर की कंडीशन काफी खराब थी, वो मरने वाला था, पर मरने से पहले वो फ्रैंकेनस्टीन से कहता है, तुम्हें जीना होगा मेरी जगह पर और मुझे माफ भी करना होगा। फ्रैंकेनस्टीन यहाँ पर विक्टर को माफ कर देता है और यह मोमेंट देखकर शिप के सभी लोग रोने लग जाते हैं। आखिर फ्रैंकेनस्टीन शिप से उतर जाता है और उनकी शिप को बर्फ के उस मैदान से फ्री करवाते हुए समुद्र में भेज देता है। सभी लोग आजाद हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकेनस्टीन की वजह से। जाते हुए सभी फ्रैंकेनस्टीन की तरफ हाथ हिलाते हैं। फ्रैंकेनस्टीन इंसानों को एक और बार अपने से दूर जाते हुए देखता है, दिल में दर्द लिए हुए, पर अब उसने ठान ली थी वो ये जिंदगी अकेले ही गुजारेगा। और इसी सीन के साथ यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।